ओके, क्या है? चल, तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो कल मैंने तुमको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था कि बेसिकली ये चैप्टर का फ्लो किस तरीके से है। तो फ्लो चार्ट के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर कितने पार्ट्स है? तीन पार्ट्स है। कौन से तीन? कंटिन्यूअस, हाँ, एंड रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न ऑडिट एंगेजमेंट। तो सबसे पहले अपन जो शुरू करने वाले चैप्टर का पॉइंट टू से शुरू करेंगे। उसमें का फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट कंटिन्यूअस। तो कोई भी ऑडिट, उसमें दो, ऑलरेडी तुम्हारे पास ऑडिट है, उसको कंटिन्यू करना कि नहीं। और दूसरा चीज, अगर फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो डायरेक्टली काम शुरू करने के हमेशा नहीं, तुमको दो तीन चार कंडीशन चेक करनी है। पहला क्या चेक करना है? इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, अगर वो अच्छा है तो ही एक्सेप्ट करना। दूसरा, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, अगर है तो ही अपन ऑडिट करेंगे। तीसरा, हाँ, क्या? मैटर्स दैट अराइज ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट, अगर ये सब चीजें ठीक है तो ही ऑडिट कंटिन्यू करना, अगर अदरवाइज विड्रॉल भी कर सकते हो। एंड ये जब हो गया, ये पहला स्टेप पास हो गया, फिर दूसरे स्टेप पे क्या बताते हैं? इवैल्यूएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। तो एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर ध्यान रखने का काम किसका है? ऑडिटर का, प्रिंसिपल का, या तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहेगा। वो ऑब्जर्वेशन करेगा और कुछ अगर गलत लगेगा उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। तो इसके अंदर बेसिकली तीन पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज identify and evaluate the circumstances and relationship that creates threats to independence। तो पहले ऐसे इवेंट्स आइडेंटिफाई करो जिससे अपना इंडिपेंडेंस थ्रेट में है। अगर ये जैसे आइडेंटिफाई हुआ, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है? evaluate the information that are identified breaches the firm's independence policy। फिर इसको क्या करना है अपने को? कि ये चेक करना है कि सच में ये थ्रेट है क्या, ये आइडेंटिफाई हुए, मतलब इसका मतलब नहीं है कि ये थ्रेट्स है। चेक करो वेदर दे आर एक्चुअली अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। फिर तीसरा, एज ए रिजल्ट आइडेंटिफाई करे थ्रेट है कि नहीं, कंफर्म करे। एज ए रिजल्ट तुमको अभी तीन चार चीजें करनी है। पहला, तो तुमको टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन, और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लेके क्या करने का ट्राई करने का है? हाँ, तो उसको अगर कर सकते तो एलिमिनेट, या फिर bring down to acceptably low level, या फिर withdraw from the engagement wherever the law permits। अगर लॉ परमिट करता है तो वहां से तुम विड्रॉवल ले सकते हो। लो लेवल मतलब जहां पे तुम्हारी रिस्क लेवल बहुत कम रहेगी। तो ये करना अलाउड है। यस, एंड चौथी चीज क्या बोली थी? हाँ, सॉरी, और ये थर्ड चीज, अभी इसके प्रिलिमिनरी का थर्ड चीज, इस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ। तो सामने वाले क्लाइंट के साथ तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, ऑडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाएंगे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड किस टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्क है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाना किसका काम है? इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट का। ऑडिट करना, ओपिनियन देना, अपना काम है। ये अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे क्या? यस, ये सब इसके अंदर लिख के देंगे अपन। तो एक बार प्रिलिमिनरी वर्क हो गया तो स्टेप वन क्लियर हुआ क्या अपना? ये फर्स्ट स्टेप अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर प्रॉपरली कंप्लीटेड। अभी अपने पास क्या आ चुका है? ऑडिट आ चुका है। अभी ऑडिट आने के बाद अपन क्या बनाएंगे? ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बराबर। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले तीन चार चार पॉइंट उनके बेसिक सोचने पड़ेंगे, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनेगी। तो चार पॉइंट में पहला क्या है? द रिसोर्सेस टू डिप्लॉय। अगर हाई रिस्क में है तो एक्सपीरियंस टीम को भेजेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सपर्ट को इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ये पहला डिसीजन था। दूसरा डिसीजन, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू allocate। तो इसके अंदर छोटे छोटे कौन से डिसीजन आएंगे? नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइन, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू एंड बजटेड आवर्स।
तो ये सब चीजें डिसीजन करना, ये फिलहाल क्या कर रहे हैं अपन, स्ट्रैटेजी के जनरल पॉइंट्स। फिर थर्ड इज when such क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, एक तो इंटरिम स्टेज पे या फिर कट ऑफ डेट्स। मैंने कट ऑफ डेट मतलब क्या बोला था, 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 मार्च वगैरह, ये जो तुम्हारे क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली जो डेट्स आते हैं वहां पे, एक तो तुम हर 3 महीने में ऑडिट करने आ सकते हो, या बीच में से चालू कर सकते हो डिसीजन। फोर्थ डिसीजन, हाउ द रिसोर्सेज टू बी मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज। इसके अंदर क्या क्या डिसीजन है, ब्रीफिंग एंड डीप ब्रीफिंग। तो डीप ब्रीफिंग का वर्ड का मतलब क्या बोला था, जब भी ऑडिट कंप्लीट हो गया उसको, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना, रिव्यू लेना, ब्रीफिंग ब्रीफिंग। दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर मैनेजमेंट रिव्यू, एक तो ऑन साइट हो गया या ऑफ साइट होगा। एंड थर्ड इज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, पूरा कंप्लीशन के बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रेटेजी के रिलेटेड 4 डिसीजन। वापस से कौन से 4, फर्स्ट शॉर्ट में रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, amount of resources to allocate, and then these resources are to be deployed, and fourth is resources are managed, directed and supervised। फिर उसके बाद factors to be affecting for audit strategy, कितने हैं, 5 फैक्टर्स है। पहला क्या है, स्कोप है। स्कोप के अंदर भी तुम्हारे 4 चीजें, पहला AFRF एप्लीकेबल, दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तीसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और चौथा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। तो इसके हिसाब से स्कोप डिसाइड होगा। स्कोप एक बार डिसाइड हो गया, फिर टाइमिंग। तो टाइमिंग के अंदर भी तुम्हारे 5 चीजें, पहला टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग। जनरली में हो सकता है लिस्टेड एंटिटीज को क्वार्टरली होता है, एसएमई को 6 मंथली होता है, और बाकी पार्टनरशिप वगैरह साल का होता है। तो पहले हमसे टाइम पे तुम्हारा रिपोर्टिंग कर दे। दूसरा एनटीई ऑफ ऑडिट विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो कितना टाइम किस एक्सटेंट में काम करना है, नेचर किस चीज का है, टाइप ऑफ रिपोर्टिंग। सेकेंड पॉइंट है टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, कि तुमको ऑडिट फॉर्मेट में चाहिए, रिव्यू फॉर्मेट में चाहिए, एश्योरेंस फॉर्मेट में चाहिए, नेचर पहले से डिसाइड कर। फिर फोर्थ इज कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को कैसे रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेड। एंड फिफ्थ इज कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द एंगेजमेंट टीम। तो वो टीम के बाद कम्युनिकेशन दो के साथ, एक बार मैनेजमेंट के साथ, एक बार एंगेजमेंट टीम के साथ। तो ये टाइमिंग डिसीजन हो गया। फिर थर्ड डिसीजन किसका है, consider the factors that in auditors professional judgment are significant in directing engagement team efforts। तो पहला is internal control। internal control अगर strong है तो, और वॉल्यूम पिकिंग कम हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल वीक है तो रिलायबिलिटी कम, सैम्पलिंग ज्यादा हो जाएगी। एंड फिर ये 3 चीजें अपने स्कोप से क्या चेंजेस, क्या चेंजेस, AFRF, लीगल एनवायरमेंट एंड सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली स्कोप में अपने जो पढ़ा था उसमें कुछ चेंजेस है क्या चेक करना है। फिर उसके बाद consider the results of preliminary engagement activities and whether applicable, whether knowledge gain and engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant। तो इसके अंदर तुमको क्या चेक करना है, फर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट। तो प्रीवियस ऑडिट के हिसाब से तुमको इंटरनल कंट्रोल का, इफेक्टिवनेस का कुछ अगर आता है, डेफिशिएंसीज आता है, तो ये इंटरनल कंट्रोल में जो कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस करना है। दूसरा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को क्या मेंटेन करने का, क्वेश्चनिंग माइंड एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने को बोलेंगे। एंड द लास्ट इज असर्टेन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट। तो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स किधर भेजना है, हाई रिस्क एरियाज, यहाँ पे नहीं बोला फिर भी कॉम्प्लेक्स मैटर पे एक्सपर्ट को, एंड बजट एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू द हाई रिस्क एरियाज। तो बेसिकली किसको हाई रिस्क एरिया में कौन से आर्टिकल बेचने हैं और कितने टाइम देना है, तो डिसीजन ले लो। तो ये 5 फैक्टर्स अपने डिसाइड हो गए। 5 फैक्टर कौन से, आइडेंटिफाई द स्कोप एंगेजमेंट, तो स्कोप हो गया। दूसरा इज टाइम हो गया, एंड थर्ड इज कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, and fourth is consider result of preliminary engagement activities, and fifth is nature and timing of extent of resources to be required to be deployed। तो 5 फैक्टर से क्या होगा, स्ट्रेटजी
बन जाएंगी। तो स्ट्रेटेजी जैसे ही बन गई फिर अपने आता है ऑडिट प्लान। तो अपन अभी थर्ड स्टेप में आ रहे चैप्टर के, थर्ड स्टेप में एक्चुअली अपने को चैप्टर के स्टार्ट में जाना है। तो सबसे पहले ये समझाना पड़ेगा कि भाई सामने वाले की प्लानिंग क्यों करनी है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, व्हाई द प्लानिंग टू बी डन, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। यस, DRS आर इन क्रिकेट, यस, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, तो कोई सा टीम कहाँ पे देने का है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज। DRS का D डायरेक्शन, R रिव्यू, S सुपरविजन। डायरेक्शन कब करते, बिफोर करते, सुपरविजन एंड रिव्यू आफ्टर। R का A appropriate attention for important areas, R resolve potential problems on timely basis, E effective and efficient manner। effective किसको रिप्रेजेंट करता है, and efficient टाइम को रिप्रेजेंट करता है। आर इन क्रिकेट, सी coordination of work done by others such as experts। तो ऑडिट एक्सपर्ट का यूज कर सकता है क्या, एग्जाम्पल एक्चुअरीज इन केस ऑफ एयर्स 15 और ऑयल रिफाइनरी के केस में मेरीन इंजीनियर्स, तो जहाँ पे जो है उनका एक्सपर्ट यूज लेना चाहिए। और ये प्लानिंग अगर करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा कि एलिमिनेट होगा, कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क क्या होता है, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देना, कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो गलत दे रहा हूँ, तो वो गलत देने का ओपिनियन रुक जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मुश्किल, एम मटेरियलिटी, अगर मटेरियलिटी बड़े अमाउंट की सेट करूंगा तो टाइम कम लगेगा, और मटेरियलिटी कम सेट कर देता तो टाइम ज्यादा लगेगा। आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एंड फिर ए एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल मतलब रेशियो, मैंने पता था स्टॉक से सेल्स या TDS से इनकम, ये सब चीजें। यल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो कौन से लॉज इनका एप्लीकेबल है, स्पेशल लॉज है क्या, RBI, TRA, IRDA, इंश्योरेंस को, तो कौन से। ई एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट कराना है क्या, तो इससे ये किस चीज के लिए, प्लानिंग, इसके हिसाब से प्लानिंग डिसाइड होगी। फिर प्लानिंग के ऊपर आते थर्ड स्टेप का लास्ट पार्ट, हाँ ये वाला। तो तीन फैक्टर्स आते हैं तुम्हारे ओवरऑल ऑडिट प्लान के डेवलप करने में। पहला नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, NTE किसका, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट NTE किसका, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल, एंड कौन से प्रोसीजर्स, एंड थर्ड प्लान ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसएस। तो ऐसे के हिसाब से, ठीक है, ये तीन चीजें अपने को करना है। उसके बाद अपना प्लानिंग हो चुका है, अभी थर्ड स्टेप हो गया, अभी अपन फोर्थ स्टेप में है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हाँ तो अपना प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के अंदर के छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स है चेंज कर सकते हैं क्या, उनमें रिलेशनशिप क्या है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स अपन आ जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप सबसे पहला क्या है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में दो चीजें कवर होती है, कौन सी, ब्रॉड ओवरव्यू अप्रोच ऑफ ऑडिट, मिल जाता है कि ऑडिट में क्या करना है। दूसरा स्कोप, टाइम, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ये अपन कर सकते हैं। याद है कि ना अपन 5 फैक्टर्स में स्कोप डिसीजन लिए, टाइमिंग का लिए, डायरेक्शन का लिए, ये सब इसमें करें ना 5 फैक्टर्स, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। प्लानिंग में क्या क्या है, 3 चीजें, address the various matters identified in overall audit strategy, audit strategy करते समय जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्लान करें। सेकेंड, हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो स्ट्रेटेजी बनी है सोचना अलग बात है, रियलिटी में लेके आना अलग बात है। थर्ड, more detailed than overall audit strategy that includes NTE of audit procedures। तो obviously ऑडिट स्ट्रेटेजी ऊपर की था, ये इससे ज्यादा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट लेगा, तो इसकी प्लानिंग का पार्ट बनाइए। तो अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये सब प्लानिंग स्ट्रेटेजी सब क्यों चल रही है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऐसे 200, तो दो चीजें थी उसके अंदर, क्या थी, ओपिनियन देना, दूसरा क्या था, रिपोर्ट
कम्युनिकेट ऑडिट फाइंडिंग्स, तो ये सब चीजें ये अल्टीमेटली इसके लिए प्लानिंग चल रही है, उसके लिए स्ट्रेटेजी चल रही है। हाँ, बोथ आर डिस्क्रीट एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस। और ये क्लोज है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी दी गई अब प्लानिंग बन गया फिक्स हो गया, चेंज हो सकता है क्या? स्ट्रेटेजी चेंज हो तो प्लानिंग चेंज हो सकता है, प्लानिंग चेंज हो तो स्ट्रेटेजी का एक से दूसरा चेंज होगा, दूसरे से पहला, दोनों की इंटर रिलेटेड है, दोनों भी चेंज एक लोग को कर सकते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम। ऑडिटर क्लाइंट को बोल सकता है क्या कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बना के दो, अगर बना के दो बोल दो और क्लाइंट ने बना के भी दे दिया तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अपना इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इफेक्टिवनेस किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटी को। तो क्वालिटी खराब नहीं करनी है, इसीलिए ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो प्लान चेंज हो सकता है क्या? क्यों चेंज होता है? चार रीजन है जिसकी वजह से ऑडिट प्लान चेंज हो सकता है। पहला, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे कोरोना। नेक्स्ट, चेंज इन द कंडीशन, वेदर, विंटर वगैरह, ये इसका एग्जांपल लिया। तो थर्ड, when informations come to the auditor's attention differ significantly from information available when the auditor plan the audit procedures. Okay, इसका क्या मतलब समझा है? तो स्टार्टिंग में सोचे थे वैसा अभी ऑडिट करने को गए वैसे चीजें नहीं मिल रही। एंड फोर्थ, audit evidence is obtained through the detailed checking and audit evidence is obtained from internal control। दोनों evidences क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं डिटेल में चेक करके एक एविडेंस लाया, इंटरनल कंट्रोल चेक करके एक एविडेंस लाया, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं प्लानिंग चेंज कर सकता हूँ। इसका रिजल्ट क्या होगा? चारों चीजों का प्लानिंग का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड चेंज हो जाएगा। सिक्स्थ इज प्लानिंग सुपरविजन रिव्यू वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो बेसिकली अपने को, हाँ, अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्शन करना है, रिव्यू करना है। अभी रिव्यू करने के लिए कल मैंने बोला था कि कब तुमको टाइम रिव्यू एंड सुपरविजन का टाइम बढ़ता है या कम करना पड़ेगा। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, बड़ी साइज एंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो फिर सुपरविजन का टाइम ज्यादा। एरिया ऑफ द ऑडिट, अगर कॉम्प्लिकेटेड एरिया आ गया, आईएमपी वर्क आ गया, ज्यादा। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ज्यादा। सुपरविजन भी ज्यादा। कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी अच्छी खासी है तो टाइम सुपरविजन कम करना पड़ेगा। ये पढ़े थे। इसके बाद अपन आ गया अभी फिफ्थ स्टेप है। ये स्टेप लास्ट अपना है, फिफ्थ स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। किस चीज का डॉक्यूमेंट करना है? चार चीज का। पहला, ऑडिट स्ट्रेटेजी। दूसरा, ऑडिट प्लान। थर्ड, एंड reasons for the change, and fourth is key decisions। उन सबको डॉक्यूमेंट करना है। क्यों करना है? सर्व्स एज ए रिकॉर्ड फॉर प्रॉपर, तो ये तुमको ये बताएगा ना कि तुमने प्रॉपर प्लान किया है, ये इस चीज का प्रूफ है क्या? यस। हाँ, एंड व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड, और उसके तुमने जो चेंजेस किए वो प्रॉपर रिस्पॉन्स था कि नहीं, इस चीज को प्रूफ करेगा। कौन से टाइम पे मैंने बोला था? क्लियर रिव्यू के टाइम पे ये सब चीजें तुमको काम आएगी। नेक्स्ट इज स्टेप 6, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? मोर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, detailed steps to be done followed at the time of audit. More particularly for bigger audits and audit program is drawn up. It is a list of examination and verification steps. Interrelation of one step to another is clearly shown at assertion level. Assertion level मतलब अपन ने पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जैसा स्टॉक के केस में मैंने दो एस्पेक्ट डिस्कशन किए थे, क्वांटिटी एंड रेट। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए अलग प्रोसीजर हो सकती है एंड रेट चेक करने के लिए अलग। तो कोई हर एक एस्पेक्ट को कैसा चेक करना है ऑडिट प्रोग्राम में लिखा रहेगा। In all, it consists of audit program के series of verification procedures to be applied on financial statement for obtaining sufficient evidence and need to express information opinion on financial statement.
Evolving of one audit program is not suitable for all businesses. क्यों एक ही ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता? 3 रीजंस. पहला, बिजनेस वैरी इन नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन. हर एक बिजनेस अलग अलग है, तो सबके लिए नहीं हो सकता. दूसरा, वर्क विच इज सुटेबल टू बिजनेस मे नॉट बी सुटेबल टू. एक ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए वो एक को अप्लाई हुआ तो दूसरे को अप्लाई नहीं हो सकता. थर्ड, efficiency and operation of internal control, nature of services to be rendered. इंटरनल कंट्रोल हर एक का इफेक्टिव रहना जरूरी है. हाईलाइट का इंटरनल कंट्रोल एंड गोदावरी का सेम केस जैसे अपने इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट का एंड बस स्टैंड का वीक है, तो दोनों का सेम प्रोसीजर अप्लाई नहीं सकता. नेचर ऑफ सर्विस मतलब किसकी बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड. एश्योरेंस है, ऑडिट है, रिव्यू है, कौन सा नेचर ऑफ सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ऑडिट प्रोग्राम चेंज होगा. द असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड. तो असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड ऐसा क्या है? हाँ, तो ऑडिट प्रोग्राम का काम क्या होता है? शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर मिनिमम इसेंशियल. ऑडिट प्रोग्राम का काम ये होता है कि सामने को कम से कम काम देना चाहिए. ऐसा पॉसिबल है कि दो चीजें अपने डिस्कस की थी. क्या दो चीजें डिस्कस की थी? ऑडिट प्रोग्राम में प्रेजेंट है, जो ऑडिट करने को गए जब इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इररिलेवेंट लगा. और दूसरा, ऑडिट प्रोग्राम में नहीं है, चेक करते समय क्या लगा? इंपॉर्टेंट फेल हुआ. तो ऐसे दोनों भी चीजें कंसिडर होती है. यस, और ये सब चीजें समझूंगी कब? जब ऑडिट अपना एंगेजमेंट टीम ओपन माइंड रखेगा. असिस्टेंट इंजीनियर जॉब शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड. पर मेरे को बोलो ऑडिटर से डिसीजन लेगा क्या? एंगेजमेंट टीम खुद से डिसीजन लेगी क्या? तो क्या करना है? डिस्कस विद प्रिंसिपल और सीनियर और पार्टनर. तो किसी ना किसी को लेके जाना. एंगेजमेंट टीम खुद से डिसीजन. पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. पीरियडिक रिव्यू लेते जाना चाहिए. ऑडिट प्रोग्राम रिव्यू है क्या? सब्जेक्ट टू पीरियडिक रिव्यू. अगर पीरियडिक रिव्यू लेते रहेंगे तो ही ये रिजिड नहीं है. पीरियडिक रिव्यू लेना जरूरी है. क्यों लेना चाहिए बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. क्यों लेना चाहिए पीरियडिक? चेंजेस हुए, किस में चेंज? बिजनेस में चेंज, लॉ में चेंज, इंटरनल कंट्रोल में चेंज. तो ये सब चेंजेस हो गए और अपने ऑडिट प्रोग्राम पूरा ना अपन अप्लाई कर रहे तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस ही नहीं रहेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, अननेसेसरी चीजों पे अननेसेसरी टाइम वेस्टेज हो जाएगा. तो ये सब चीजों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? पीरियडिक रिव्यू करके ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा. तो ये सब अपने यहाँ पे पढ़े थे. यूटिलिटी टू बी रिटेन, इनएडिक्वेसीज, रिडंडेंसीज रिमूव होना चाहिए. हाँ, ऑफिशियली कौन चेंज करेगा? प्रिंसिपल चेंज करेगा. और ये जो एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी है वो हट जाएगा अगर अपन पीरियडिक रिव्यू करेंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. अभी अपन ऑडिट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. हाँ, तो इट शुड बी रिकंसिडर फॉर एप्लीकेशन. तो 3 चीजें के ऊपर ऑडिट प्रोग्राम बनेगा. पहला, ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल तुमको इफेक्टिव लग रहा है उसके हिसाब से प्रोग्राम चेंज. दूसरा, हिज प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन. एंड थर्ड, रिजल्ट्स ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. इन तीनों के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनेगा डिटेल में. The auditor may decide not to rely on internal control and other more efficient ways to obtain SAAE. तो ऐसा पॉसिबल है कि वो इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा नहीं रख रहा है. तो उसने क्या कर सकता है कि उनको इंटरनल कंट्रोल के अलावा दूसरी चीज में इफेक्टिव लग रही है उसके ऊपर तो क्या क्या कंसिडर होना चाहिए? टाइम एंड प्रोसीजर, असिस्टेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर एक्सपर्ट. ये 4 चीजें कंसिडर होंगी. उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम तुम्हारा बनेगा. तो ऑडिट प्रोग्राम को कंसिडर करने वाले अपनी 7 चीजें. पहला क्या है? स्कोप एंड लिमिटेशंस. नेक्स्ट, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट,
evidence. Fourth, steps and procedures. Fifth, controlling the proper execution. Six, considering all possibility of errors. And seven, coordination. इसका मेमोरी टेक्निक बनाए थे अपन शायद आईपीएस। ओके आगे ओके ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम तो कौन सी 7 चीजें अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला स्कोप एंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, डिजिटल रहा तो भी चल जाए। थर्ड, डिटरमाइन द एविडेंसेस, तो अवेलेबल बहुत सारे एविडेंस रहेंगे, उसमें से बेस्ट कौन सा है वो। फोर्थ, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। फिफ्थ इज कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, तो मेन काम है कि प्रिंसिपल तुम्हारा काम चेक कर सकता है कितना काम हो चुका है, होगा कि नहीं। सिक्स, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, तो 15 स्टेप्स मैंने बताए थे कि एक आधे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हर चीज में 15 स्टेप चेक करने क्या, ये 15 पॉसिबिलिटी है कि इसको गलती हो सकती है, तो जहां पे जो एप्लीकेबल है वैसा वो चेक करें। सेवन, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड राइट, तो जो भी काम चल रहा है उन सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये 7 स्टेप के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। Audit program designed to provide audit evidence. Audit program designed to provide evidence by prescribing the procedures. तो आपने ऑडिट प्रोसीजर मैंने बताया था कि किससे थ्रू ऑडिट एविडेंसेस जमा कर सकते हैं। कोई क्या प्रोसीजर है? एआईआर से प्लीज डीएम करवा, ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू तुमको ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। एआईआर से प्लीज डीएम करवाओ। ए, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, एग्जांपल टैक्स का प्रोविजन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, ये सब चीजें। आई, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, तो इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का एग्जांपल टैली के अंदर नेगेटिव कैश बैलेंस नहीं जाना चाहिए, इंटरनल चेक का एग्जांपल था। ए आया आर, इंटर रिलेशनशिप, तो ये बेसिकली स्टॉक टू सेल्स, पीडीएस टू इनकम वगैरह, ये सब चीजों का। एसई से दो आ जाते हैं। एसई, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉय करो, और स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, एग्जांपल डेटर्स को फोन लगाना चाहिए। प्लीज पी, फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जांपल स्टॉक का इन्वेंट्री काउंटिंग चेक करना। यस, subsidiary and memorandum record, example reconciliation statement or accounts, and yes, subsequent actions taken by the client or by others, जब भी अपने एरर्स निकाले उन्होंने सॉल्व कर दिए, सॉल्व करे तो चेक करने पड़ेंगे कि नहीं। यस, डीएम का डी, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, एग्जांपल बिल्स, इनवॉइस, एग्रीमेंट्स, ये सब। यम, मिनट्स, क्यों चेक करेंगे मिनट्स? अगर कुछ लीगल इश्यूज है तो कहां से समझेंगे? मिनट्स ऑफ द मीटिंग से समझेंगे। तो ये क्या पढ़े अपन? एविडेंसेस जमा करने के इतने तरीके हैं, मेथड्स टू अपलोड ऑडिट एविडेंस। द एडिटर हाउएवर हैज अ प्लेस appropriate weightage to the each piece of evidence, इनमें से एक ही लेना है, बहुत सारे ले सकते हो, तो जैसा जो भी तुमको मिले वो लेते जाओ, और कौन सा इंपॉर्टेंट है वो तुम डिसाइड करो। In case, in all cases, one procedure may not bring the highest satisfaction. जरूरी नहीं कि एक से तुमको सारे मल्टीपल चीज अप्लाई कर सकते हो। जैसा डेटर के लिए मैंने तुमको 3 चीजें बता दी थी कि कॉल करके करो, इंटर रिलेशनशिप से करो, बिल्स चेक करके करो, तो जिससे तुमको सेटिस्फेक्शन आया वो अप्लाई करो। हाँ, it may be dangerous for the auditor to ignore any evidence that is available. Available word का मतलब दो होता है, कोई से दो, जो क्लाइंट के थ्रू अवेलेबल है, दूसरा जो ऑडिटर गैदर कर सकता है एक्सटर्नली। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है? आई सी दिस जनरेशन आर आईपीएस, आई सी दिस जनरेशन एज आईपीएस। आई, इंस्ट्रक्शंस, तो ऑडिट प्रोग्राम की वजह से क्या मिलेगा? क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि वहां पे जाके एंगेजमेंट टीम को क्या काम करना है। फिर सी,
हाँ, तो तुम कंट्रोल द प्रोग्रेस, जो प्रिंसिपल है वो ऑडिट प्रोग्राम पे देख के बोल सकता है क्या कि कितना काम हुआ है, कितना काम पेंडिंग है, उसको रिव्यू कर सकता है क्या? यस। फिर आई सी दिस जनरेशन का जी, गाइडेंस, तो ये फ्यूचर ऑडिट्स के लिए ये ऑडिट प्रोग्राम गाइडेंस देके सर्व करेगा क्या? यस। पीएन, एविडेंस इन द इवेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, अगर कोई ऑडिटर को ऊपर लांछन लगाएगा कि तुमने ऑडिट ढंग से नहीं किया है, तो अपने प्रूफ कर सकते हैं क्या कि ये देखो ऑडिट प्रोग्राम, इससे प्रूफ होता है कि मैंने ऑडिट किया है। जनरेशन जीएन आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे फिक्स होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर एक जगह सिग्नेचर करते हैं कि हम कौन काम किसने किया उसके सामने सिग्नेचर है, जैसे वो सिग्नेचर करेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है क्या? यस। आर के बाद है आई। हाँ, तो मेंटल प्लान के अंदर इग्नोर और ओवरलुकिंग, अगर ऑडिट प्रोग्राम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे लोग? मेंटल प्लान बनाएंगे, सोच के जाएंगे, सोच में लेके जाएंगे तो क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट स्टेप्स, प्रोसीजर्स या आइटम क्या हो सकता है? इग्नोर या फिर ओवरलुक हो सकता है, वो उससे बच जाएंगे क्या? यस। पी, पर्सपेक्टिव, तो तुमको एक बिर्ड्स आई व्यू पूरे ऑडिट में क्या करना है, टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा क्या? एंड यस, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, तो किसको कौन सा काम देना है मुझे डिसीजन लिया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस भी है क्या कुछ? यस। पहला, मैकेनिकल विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, लोगों को लगेगा सिर्फ प्रोसीजर है। एग्जाम्पल क्या दिया था? तुम जो रिचुअल्स करते हो भगवान के रिलेटेड बहुत सारे, समझ के करते हो, सिर्फ करना है बोल के कर लो, करना है बोल के कर लेते, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिट में भी यही चीज बने कि बिना सोचे समझे करना है बोल के करना है, डेट चेक करना है, पार्टी का नाम चेक करना है, अमाउंट करना है, क्यों पता नहीं, सिर्फ चेक करना है, उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग भी आना चाहिए। दूसरा, program often tends to become rigid and inflexible. हाँ, तो बिजनेस में चेंज और ऑपरेशन में कंडक्ट स्टाफ इंटरनल कंट्रोल एंड, तो ऐसा है कि बिजनेस चेंज हो गया, इंटरनल कंट्रोल चेंज हो गया, ऑडिट प्रोग्राम पुराना है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस हट जाएगा, तो ये रिजिडिटी आ सकती है, तो ये हटाने के लिए, रिजिडिटी हटाने के लिए पीरियडिक रिव्यू लेना जरूरी है, तुम पीरियडिक रिव्यू नहीं ले रहे हो, ये प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड, inefficient assistant may take a shelter of the end audit program and different deficiencies in their work. तो ये क्या बोलेगा? जो प्रोग्राम में बोला था हमने किया है, वो तो तेरा दिमाग भी तो लगा, वो काम में दिमाग ही नहीं लगा रहा है, जो बोला वो काम कर रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है क्या? फोर, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट, तो जो इनिशिएटिव लेना चाहिए, उससे कुछ करने की इच्छा है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि उसको ऑडिट प्रोग्राम कंप्लीट करना है, उसके बाद कितना दिमाग लगाना है, जब तक कोई थक जाता है। और ये सब डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट किए जा सकते हैं क्या? यस, डिसएडवांटेजेस मे बी एलिमिनेटेड बाय इमेजिनेटिव सुपरविजन और फिर रिव्यूज, ये सब करके अपन ये हटा सकते हैं। एंड दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे अपन ने बेसिकली मोटे मोटे पॉइंट्स कवर किए, डिटेल लाइनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो पढ़ेंगे, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है।